नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। गज़ा पर इसराइल की वहशियाना बर्बरियत जो है उसका सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में बमबारी के नतीजे में 704 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हुए, जिनमें 182 बच्चे शामिल हैं। इस तरह गज़ा पर इसराइली हमले जो जारी हैं गुज़श्ता 19 दिनों से, उनमें अब तक शहादतों की तादाद जो है वो 6000 के लगभग जो है वो हो चुकी है। इनमें 50% से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन हैं। दिखाई ये दे रहा है कि ये एक शऊरी तौर पर नस्ल कुशी की जा रही है। इसको जंग नहीं कहते हैं, जंग के भी कुछ कवानीन होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़बरदार किया है कि अगर ईंधन ना मिला तो आज गज़ा के तमाम हस्पताल जो हैं वो बंद हो जाएंगे। इन हस्पतालों में इंक्यूबेटर्स पर 120 नौमौलूद बच्चे भी शामिल हैं, जो कि फिर सांस नहीं ले पाएंगे। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन अफसोसनाक है, शर्मनाक है, आलमी ज़मीर पर एक स्याह धब्बा है। लेकिन देखने की बात यह है कि जो आलमी ताकतें हैं वो इस वहशतनाकी की, इस बर्बरियत की, इस जुल्म की पुष्ट पनाही कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो ख़बरदार कर रहा है कि हालात जो हैं वो हाथ से निकलते जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि गुज़श्ता 56 बरसों से एक इसराइल ने जो है वो एक ऐसा सूरत हाल पैदा की हुई है कि जिसके अंदर फ़लस्तीनियों का सांस लेना भी दुश्वार है। वो ये बात भी कह रहे हैं कि अपनी जो आज़ादी का सिलसिला है उसको उस सिलसिले को जो है वो जोड़ा नहीं जा सकता है उस कोशिश से जो फ़लस्तीनी अवाम कर रहे हैं। और फिर हमास की ने जो कार्रवाई की है उसकी सज़ा जो है उसका मुर्तकिब पूरे फ़लस्तीनियों को जो है वो करार नहीं दिया जा सकता। अमेरिका जो है वो एक दोहरा मेयार जो है वो अपनाए हुए एक तो वो करारदार लाने की कोशिश कर रहा है कि जिसके अंदर ये बात कही जाए कि आपको अपने सेल्फ़ डिफेंस का जो है वो हक हासिल है, और दूसरी जानिब जो है वो कुछ पॉजिटिव्स दिए जाएं जिनको इंसानियत कह लीजिए, ह्यूमैनिटेरियन कह लीजिए, कि जिसके नतीजे में जो खुराक पानी वग़ैरह है वो गज़ा के अंदर जो है वो पहुँचाया जा सके। जबकि रूस जो है वो ये चाहता है कि तेज़ी के साथ मगर मुकम्मल सीज़ फायर हो, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा इस पर कुछ करने से अभी तक आ रही है। सलामती कौंसिल का इजलास जो है उसके अंदर बहुत से ममालिक की मज़म्मती तकारीर थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब जनरल असम्बली का इजलास बुलाया गया है, इसकी क्या अहमियत और हैसियत है? क्या ये जंग जो है ये अब जिस तरीके से हिज़्बुल्लाह और इसराइल के मबैन झड़पों में इजाफ़ा हो रहा है, दोनों जानिब नुकसानात हो रहे हैं, तो इसका फैलाव जो है वो बढ़ सकता है। ईरान भी ये बात कह रहा है कि लामहदूद हद तक इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरब दुनिया जो है वो बयान तो दे रही है, लेकिन इस हवाले से उनकी कोशिशें और काविशें जो हैं वो भी महदूद हैं। OIC कुछ नहीं। तो ये सारी सूरत हाल मिल मिलाकर एक ऐसा ताज़ियाना है जिसका सिर्फ मातम ही किया जा सकता है और कुछ नहीं। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सफारतकारी का एक बड़ा नाम अब्दुल बासित साहब। अब्दुल बासित साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो अब गज़ा की या फ़लस्तीन की और फिर जो सूरत हाल है, क्या ये इसी तरह जारी रह सकती है? इंसानी अलमिए को रूनुमा होने दिया जाएगा? फ़लस्तीनियों की शऊरी नस्ल कुशी जो है उस पर कोई कदगन नहीं लगाई जाएगी, कोई हाथ नहीं रोका जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम साहब मुझे अपने शो में लेने का। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि ये जारी रहेगा, तो ये कोई पहली दफ़े तो नहीं है कि हम देख रहे हैं इसराइली की जो बर्बरियत है, जो रियासती दहशतगर्दी है, वो इससे पहले भी हमने फ़लस्तीन में देखी, कई बार देखी, और हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी शहीद भी हुए। और जब तक इसराइल की जो हठधर्मी है, जो उसका ये कहना है कि वो टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ वापस नहीं आएगा, फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत नहीं देगा, तो मेरा ख़्याल है कि अगर इस वक्त के जो हालात हैं वो कुछ अरसे के लिए संभल भी जाएं, ठीक भी हो जाएं,
तो हम फिर दोबारा कुछ अरसे के बाद यही चीज़ें देखेंगे, क्योंकि फ़लस्तीनियों ने तो भारल सर पे कफ़न बांधा हुआ है जब तक कि उनको उनकी आज़ादी नहीं मिल जाती। दूसरी तरफ इसराइल को अमेरिका की पुष्पनाई हासिल है, बाकी मगरबी दुनिया की पुष्पनाई हासिल है, उनके कुछ और अज़ाइम हैं, कुछ और मकासद हैं। तो वो यही चाहते हैं, ख़ास तौर पे इसराइल के जो इस वक्त इसराइल है या उसके जो कब्ज़े में जो टेरिटरी है, उससे एक लिहाज से पूरे फ़लस्तीनियों को निकाल ही दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। ये जिस तरह डेमोग्राफिक चेंजेस वहाँ पे ले आएँ ताकि टू स्टेट सॉल्यूशन की कोई बात ही ना करे। जब फ़लस्तीनी नहीं होंगे ज़मीन पे तो कौन बात करेगा फ़लस्तीन की। तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है मेरे ख़्याल में और उसमें मेथोडिकली चल रहे हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें ऑब्वियसली नेतन्याहू को एक फेस सेवर चाहिए। नेतन्याहू आप जानते हैं कि बहुत ही वीक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म है इस वक्त, फार राइट की हुकूमत है, कोalition है। तो जो हॉस्टेजेस बना रखे हैं फ़लस्तीनियों ने या हमास ने गज़ा में, वो एक मेरे ख़्याल में इस वक्त बिहाइंड द सीन्स उस पे काफ़ी काम हो रहा है कतर में। और क्योंकि इस्माइल हनिया भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो ये एक अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलेगा। अब ह्यूमैनिटेरियन पॉज़ एक वक़्फ़ा मिलता है कि नहीं मिलता, सीज़ फायर तो शायद इसराइली बहुत जल्दी उससे एग्री ना करें, क्योंकि उनका तो ऑब्जेक्टिव उन्होंने जो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमास का जो मिलिटेंट विंग है, मोहम्मद दैफ वगैरह, उनको हमने ख़त्म करना है। अगर उनको बिलफ़र्ज़ मुहाल ख़त्म कर भी देते हैं तो सो व्हाट, हमास के और लीडर्स पैदा हो जाएंगे। तो ये एक मुस्तकिल सिलसिला मैं चल नहीं रही। अच्छा, समझता अब इसमें एक और चलता रहेगा। सवाल है बासित साहब, ये जी। फरमाइएगा कि आप जो बात कर रहे हैं, अब शाम जो है उसके ऊपर भी इसराइल जो है वो बमबारी कर रहा है। ये एक फैलाव दिखाई देता है उस इलाके के अंदर। दूसरी तरफ मिस्र और कतर जो हैं वो इस काम पे लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हमास से जो है वो यरगमाली छुड़ाए जाएं, और ऐसा महसूस होता है कि जैसा उसके बदले में 20 ट्रक 8 ट्रक जो इमदाद है वो फिर रफ़ा की पट्टी से छोड़ी जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त ये जो अरब दुनिया है इसके ऊपर भी अमरीकी असर रसूख जो है वो तकरीबन तकरीबन इसराइल के लिए इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, बड़ी पैराडॉक्सिकल सी सिचुएशन है नदीम साहब। एक तरफ तो जैसे कि रिपोर्ट हो रहा है कि आज या गुज़श्ता रोज़ हमास, इस्लामिक जिहाद और हिज़्बुल्लाह के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है और उन्होंने कुछ अपनी स्ट्रैटेजी वर्कआउट की है। दूसरी तरफ आपको ये बात भी याद रहे कि ईरान और गल्फ़ रीजन और जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके बड़े संगीन इख्तलाफात हैं, क्योंकि दुनिया जो अरब दुनिया है वो ईरान का जो असर रसूख है, ख़ास तौर पे वेस्ट एशिया में, मशरक़ वस्ती में, वो ऑब्वियसली वो किसी तौर नहीं भाता। जहाँ एक तरफ अरब दुनिया, ख़ास तौर पे ख़लीजी ममालिक जो हैं या इजिप्ट फॉर दैट मैटर इंक्लूडिंग, वो जहाँ ये चाहते हैं कि इसराइल को सीज़ फायर हो जाए, फ़लस्तीनी ज़्यादा मामलात आगे ना चलें इसराइल का, लेकिन उनकी ये ख़्वाहिश ये भी ज़रूर है कि हमास भी कमज़ोर हो, हिज़्बुल्लाह भी कमज़ोर हो, इस्लामिक जिहाद भी कमज़ोर हो। चूँकि फ़लस्तीन के अंदर भी आपको महमूद अब्बास जहाँ रमल्ला में बैठे हैं, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के सदर, एक हमास गज़ा में बैठी है, और जो महमूद अब्बास हैं सदर, वो बिल्कुल मार्जिनलाइज़ हो गए हैं, उनका ज़्यादा असर रसूख नहीं रहा और इसी वजह से इलेक्शंस भी नहीं हो पा रहे। हमने देखा कि 2005-6 में जब इलेक्शंस हुए तो हमास को बहुत बढ़तरी हासिल हुई, ख़ास तौर पे गज़ा पट्टी में। अब भी अगर आप देखिए मगरबी किनारे में, तो वहाँ भी हमास की सपोर्ट में बहुत बड़ी-बड़ी वहाँ रैलीज़ हुई हैं। और ये मैं समझता हूँ कि एक सिचुएशन एक ऐसी आ गई है कि अब ईरान को भी देखना है। ईरान के अपने इंटरेस्ट भी हैं। ईरान जहाँ चाहेगा कि जो अब्राहम एकॉर्ड्स का प्रोसेस, एक पीस प्रोसेस शुरू हुआ था अरब दुनिया और इसराइल के दरमियान, पहले तो उसमें कुछ दरारें पड़ें, फिर दूसरा ये है कि उसके इंटरेस्ट में ये भी होगा एक लिहाज से कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो पैचअप हो रहा था वो प्रोसेस ही मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना हो। क्योंकि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में अगर आप देखिए तो ईरान और सऊदी अरब दोनों के इंटरेस्ट में है कि ये प्रोसेस जो एक रिकन्सिलिएशन का उन दोनों के दरमियान है वो चलता रहे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है जो ईरान का इन्फ्लुएंस है वेस्ट एशिया में और ख़ास तौर पे जो इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं।
तो ये एक लिहाज से इसीलिए बहुत कॉशियसली चल रहे हैं सारे ममालिक। ईरान ने धमकी तो दी है कि हम तमाशाई बन के बैठे नहीं रहेंगे, लेकिन क्या वो इस हद तक जा सकता है कि वो खुद अपने आप को इन्वॉल्व करे? मेरा ख्याल में नहीं। लेकिन चूंकि उस हिजबुल्लाह वगैरह वो ऑब्वियसली उनके इन्फ्लुएंस में हैं, अगर एक टू फ्रंट सिचुएशन खुल जाती है बाकायदा तौर पे, हिजबुल्लाह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। अभी भी बॉर्डर पे फायरिंग तो हो रही है, लेकिन अभी पूरे तरीक़े से मामलात आगे चले नहीं। तो अगर वो हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली इसके एक्सपैंड होने का तो ख़तरात हैं। लेकिन मेरा अपना ख़्याल यही है कि फ़िलहाल बिहाइंड द सीन्स जो कोशिशें हो रही हैं, इसराइल को कुछ फेस सेवर चाहिए। अगर कोई फेस सेवर मिल जाता है, कोई प्रेशर बिल्ड होता है अरब दुनिया की तरफ से ख़ास तौर पे, क्योंकि असल जो फेल्योर है मैं समझता हूँ वो अरब दुनिया का है। अरब दुनिया ने बहुत सी कंसेशन, डिप्लोमेटिक कंसेशंस इसराइल को दी ड्यूरिंग द लास्ट 30-40 ईयर्स, और जिस मुकाम पे आज वो खड़े हैं, और ओस्लो एकॉर्ड्स के बाद ख़ास तौर पे 1994 की जो पीस ट्रीटी थी बिटवीन पैलेस्टाइन और इसराइल, जिसमें टू स्टेट सोल्यूशन की बात की गई थी, जो जो अरब दुनिया इसराइल को तस्लीम करती रही, उनके साथ ताल्लुकात बनाती रही, इसी तरह इसराइल दो रियासती सलूशन से पीछे हटता गया। और आज भी आप देखिए इब्राहिम एकॉर्ड्स के बाद जो सूरत हाल है, इसराइल तो बहुत एक हटदर्मी का तरफ मुजाहरा जा कर रहा रहे हैं। है। अब बासित साहब, इसमें एक और सवाल है कि ये जो जिस तरीके की सूरत हाल है, ज़ाहिर है इसराइल की भी एक अपनी अंदरूनी डायनामिक्स है। मतलब ये जंग जो है ये आसान नहीं है। ये बात कही जा रही है कि 24 करोड़ डॉलर जो हैं वो खर्च हुए हैं, और फिर ये मज़ीद अगर बढ़ती है तो इसी रफ्तार से ये जाएगा। उनकी इकॉनमी भी बैठ रही है, अंदर से नेतन्याहू पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी। ज़ाहिर है हमायती मुल्क तो अपनी जगह, लेकिन एक प्रेशर जो है वो डेवलप हो रहा है, और उन हमायत याफ्ता मुल्कों में भी बहुत बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं फ़लस्तीन की हमायत में। तो आपको क्या लगता है कि इसराइल की जो इस वक्त की हुकूमत है, जो उन्होंने अब एक कौमी हुकूमत बनाने की बात भी की है, इस दबाव को सस्टेन कर पाएंगे? देखिए, इसराइल इज़ अ शेमलेस स्टेट इन माय व्यू, और जो गवर्नमेंट बेंजामिन नेतन्याहू की है, उनकी सारी सियासत आप पिछले कुछ दहाइयों से देख लें तो वो इसी तर्ज की है। और मैं समझता हूँ कि जब तक अमेरिका उनके पीछे खड़ा है तो इसराइल पे ज़्यादा कुछ इतना प्रेशर बिल्ड नहीं होने वाला, अनलेस के मिलिटरीली उनके लिए मज़ीद कोई नुकसानात पैदा हों। देखिए, वो ग्राउंड ऑपरेशन की बात भी कर रहे हैं गज़ा में, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो उन्होंने वार्निंग दी थी अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। ये एक इंडिकेशन है कि वो भी ज़रा मोहतात हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अंदर हम गज़ा पट्टी के अंदर दाखिल होने का मतलब भी है, उसकी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, और नेतन्याहू के लिए मज़ीद मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं पॉलिटिकली स्पीकिंग। तो अभी मैं समझता हूँ कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि कहाँ जाकर ये बात रुकेगी। लेकिन अगर आप देखिए 2014 वगैरह में भी तकरीबन 52 या 60 दिन ये सारी चलता रहा था मामला। अभी भी ये कुछ चलेगा, क्योंकि लेकिन प्रेशर बिल्ड हो रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिका को ये बात समझाई जा सकती है? फिर बाइडन की अपनी मुश्किलात हैं, बाइडन भी अब इलेक्शन के मोड में आ गए हैं, सारा अमेरिका ही इंतखाबात के मोड में वहाँ भी आ गया है, तो बहुत इंटरनल डायनामिक्स भी हैं विच आर प्लेइंग इनटू दिस सिचुएशन, प्लेइंग आउट। तो एक लिहाज से इतने प्लेयर्स हैं इसमें और इतने हाथ हैं पीछे कि अभी कुछ कहना कतियत के साथ बहुत मुश्किल है कि कब तक मामला चलेगा और किस करवट ऊँट बैठेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मगरबी जो अरब दुनिया है उस पे बहुत भारी ज़िम्मेदारी आन पड़ी है, और अगर इन्होंने यकजा, क्योंकि मैं इस देखें पे जी, बासित साहब, ये अरब दुनिया में मैंने आना है, लेकिन उससे जी, पहले जी, ये फरमाइएगा कि ये जो यरगमाली हैं, ज़ाहिर है अमेरिका मुतालबा कर रहा है कि गैर मशरूत रहाई जो है वो की जाए। आप समझते हैं कि ये यरगमालियों की वजह से ही ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो ताख़ीर का शिकार है, और बुनियादी तौर पे ये बैरियर हो सकता है, या ये एक बेस बन सकता है सीज़ फायर की या हालात की तब्दीली की? ये देखिए, ये इट कैन दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा डबल एज सोर्ड वाली सिचुएशन है। हमास ने
और ये फैसला कर रखा है मेरे ख्याल में कि वो यरगमालियों को इस्तेमाल करेंगे सी के जो इसराइल है वो ग्राउंड ऑपरेशन कम अज़ कम ना करे या सीज़ फायर मुआहिदा कोई हो। इसीलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि जो हमास हैं वो एक सारा अनब्लॉक या अनमास यरगमालियों को रिहा नहीं करेंगे। ये आप देखेंगे इंस्टॉलमेंट्स में होगा, पीस मील होगा। 2 आज कर दिए, फिर 2 हफ्ते के बाद कर दिए, उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी है। और फिर दूसरा ये है कि इसराइल को ये भी सामने रखना है कि अगर उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन किया तो मेरा अपना ख़्याल ये है कि फिर हिज़्बुल्लाह की जानिब से भरपूर तरीके से रिएक्शन आएगा। क्योंकि जो मीटिंग हिज़्बुल्लाह और हमास और इस्लामिक जिहाद की ये हुई है, उससे मैं कम अज़ कम ये इन्फर ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो फिर ये काफ़ी सीरियस मामला आगे बढ़ेगा और फिर कहाँ जाके रुकता है वी डू नॉट नो। इसीलिए कतर वगैरह इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यरगमालियों के मामले में कुछ ना कुछ बातचीत आगे बढ़े, क्योंकि ये एक बैरियर ज़रूर है। इसीलिए हमास की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए या होगी कि वो यकमुश्त सबको रिलीज़ ना करे ताकि टाइम गेन करे। इसराइल उसके भी 2 नुकसानात या फ़ायदे हो सकते हैं। टाइम गेन करने से ये भी है कि इसराइल को ज़्यादा मौका मिलेगा तैयारी करने का, लेकिन दूसरी तरफ फिर दुनिया से प्रेशर भी बिल्ड होगा। तो दोनों तरफ से एक लिहाज से ये नर्व रैकिंग सिचुएशन है हर दोनों साइड्स के लिए। अब देखते ये हैं कि जो मगरबी ताकतें हैं, क्योंकि जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया, हुकूमतें कहीं और खड़ी हैं और वहाँ पे जो पब्लिक सेंटिमेंट है, जो स्ट्रीट सेंटिमेंट है, वो कहीं और खड़ा है। इसलिए हम बड़े-बड़े डिमॉन्स्ट्रेशंस, वहाँ पे रैलीज़ हम देख रहे हैं। तो अब ये प्रेशर कौन ज़्यादा बिल्ड कर पाता है अपनी-अपनी हुकूमतों में, मगरबी दुनिया किस हद तक जाती हैं, क्योंकि उनके भी देखिए ना, अमेरिका के इंटरेस्ट में भी यही है कि सऊदी अरब और इसराइल का जो एक पीस प्रोसेस चला वो किसी नतीजे तक पहुँचे। वो भी नहीं चाहेंगे कि अरब दुनिया को पूरी या उनकी गवर्नमेंट्स को कम अज़ कम पूरी तरह एलिएनेट करें। तो अब एक कुछ अरसे के बाद, दिनों के बाद आप देखेंगे कि अमेरिका का बिहाइंड द सीन्स प्रेशर बिल्ड होगा इसराइल पे होगा। कि मैं वो इस पे आता हूँ बासित साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा जी है। प्लीज़। नाजरीन, अब्दुल बासित साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। अच्छा बासित साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले जो अमेरिका के किरदार की बात कर रहे थे, वो ज़मीनी हमले की बात तो कर रहा है, लेकिन कह रहा है जी बैनुल अक़वामी क़वानीन को भी मद्देनज़र रखा जाए। फिर जो सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है वो अपनी एक करारदाद ले आए हैं कि ठीक है जी, ये जो हक है अपनी सेल्फ डिफेंस का, उसको जो है आप तस्लीम करें और उसके बाद जो है ये जो ह्यूमैनिटेरियन पॉजेज़ हैं ये इसके अंदर होते रहें। यानी आप इसराइल की हमायत कर रहे हैं कि आप ये जुल्म जबर बर्बरियत का जो बाज़ार है इसको गर्म रखें और बीच में वक्फा देते रहें कि उनको कुछ खुराक मिल जाए, कुछ और चीज़ मिल जाए। आज ईंधन ना मिला तो हॉस्पिटल्स की बिजली नहीं है, वहाँ पे बड़ा एक इंसानी अलमिया पैदा होगा। इसराइली जो हैं वो ईंधन जाने नहीं दे रहे और रूस जो है वो उसका अपना एक। तो आपको इस सारी सूरत हाल पे दुनिया भी 2 हिस्सों में तकसीम दिखाई दे रही है? देखिए, दुनिया तो तकसीम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपके नाजरीन के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस देकर कहना चाहता हूँ कि ये कोई इंटर स्टेट वॉर नहीं हो रही, ये 2 रियासतों के दरमियान जंग नहीं है। ये एक तरफ ऑक्युपाइड है और दूसरी तरफ ऑक्युपाइड लोग हैं। वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ये एक फ़र्क है जो मलहूज़ रखना चाहिए हम सबको, क्योंकि इसराइल को सेल्फ प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट, वो तो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं जिनको यूएन चार्टर एंडोर्स करता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है 1949 का वो एंडोर्स करता है, यूएनजीए की बेशुमार रेजोल्यूशंस हैं इस सारे मामले में वो एंडोर्स करती हैं। वो कौमों को हक देती हैं कि वो फॉरेन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ अपनी जद्दोजहद करें, इवन आर्म्ड स्ट्रगल भी करें, यहाँ तक भी इजाज़त है। और फिर सिर्फ ये नहीं, वो आलमी बरादरी पे ये लाजिम करती है कि वो इस किस्म की जो तहरीकें हैं उनकी हिमायत भी करे, उनको सपोर्ट भी करे। तो पहले तो ये बात हमें पेश नज़र रखनी चाहिए। बाकी राइट टू सेल्फ प्रोटेक्शन ठीक है, कोई भी ये नहीं चाहता कि सिविलियंस मरें, सिविलियंस इसमें हों,
जहाँ कहीं भी है, लेकिन क्वेश्चन यही देखना है कि रूट कॉज क्या है इस सारे मामले की। रूट कॉज तो फॉरेन ऑक्यूपेशन है इसराइल की। इसराइल का गासिबाना एक लिहाज से कब्जा है सारी सरजमीन पे, और इसराइल अगर अपनी कमिटमेंट से हटता है तो फिर ऑब्वियसली मज़ीद मुश्किलात तो पैदा होंगी। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है, अगर मिडल ईस्ट में हम पायदार अमन की बात करना चाहते हैं। और मुझे इस बात पे बड़ी खुशी हुई कि सदर महमूद अब्बास ने भी ये कहा कि हम अपनी फ़लस्तीन की सरजमीन नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो वेस्ट बैंक में हो चाहे गज़ा में हो। क्योंकि इससे पहले भी नगबा का वाक़या हम सबको याद है 1948 का। क्योंकि इसराइल की तो ये ख्वाहिश है कि फ़लस्तीन, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, कि वो ये ज़मीन छोड़ें, लेकिन फ़लस्तीनी डटे हुए हैं, वो ये कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं। इसलिए अब देखना ये है कि इसराइल जो एक मैं क्या कहूँगा एक ब्रेज़न स्टेट है, वो किस हद तक और अमेरिका उसका साथ देता है, और दे किस हद पाते हैं। तक ये अच्छा, मामलात आगे चलते हैं। इसमें बासित साहब एक और चीज़ है। हाँ, क्या कहा जाए, मतलब यूनिसेफ कह रहा है कि ये बच्चों की जिस तरीके से अमवात हो रही हैं, ये आलमी ज़मीर पर स्याह धब्बा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं कि हमास हमलों को फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा देने का जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। 56 बरसों से आपने उनकी ज़िंदगी जो है वो दुश्वार की हुई है, और सितम ये है कि इसराइल का वहाँ पे सफारतकार कहता है कि इस्तीफ़ा दो और घर जाओ। मतलब ये किस किस्म की अक़वाम मुत्तहिदा है, ये किस किस्म की सलामती कौंसिल है। ये तो ऐसे लगता है कि ये कुछ ना करने के इदारे हैं। मतलब अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल तो बिल्कुल ही बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये इदारे चूँकि अब हालात इस कदर दुनिया में बदल गए हैं कि न सिक्योरिटी काउंसिल इफ़ेक्टिव रही, न अरब लीग इफ़ेक्टिव रही, न ओआईसी इफ़ेक्टिव रही, और हमने ये कश्मीर कश्मीर के मामले में हमने ये सब कुछ चीज़ें देखी हैं। लेकिन एक मसला फिर यूक्रेन का बीच में आ गया है। उसमें भी आपने देखा कि रशिया ने सारी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जितनी भी ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस आई, उन्होंने उसको वीटो किया। तो वो दुनिया अब नहीं रही। कोल्ड वॉर के बाद दुनिया तब्दील हो गई है। एक लिहाज से चाइना रशिया एक तरफ खड़े हैं, बाकी मगरबी दुनिया एक तरफ खड़ी है। तो हम ये तवक्कुआत नहीं रख सकते कि सिक्योरिटी काउंसिल चैप्टर 7 या इवन चैप्टर 6 के अंडर कोई रेजोल्यूशन पास कर सकेगी। अगर कोई रेजोल्यूशन पास होगी भी तो बहुत सी सॉफ्ट एनोडाइन किस्म की रेजोल्यूशन होगी, जिसका कोई रियली ग्राउंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल चीज़ तो मुल्क के जो है ना नेशनल इंटरेस्ट ही हैं। इसराइल किस तरह अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख रहा है, शॉर्ट टू मिडल एंड मिडल टू लॉन्ग टर्म। अमेरिका किस तरह देख रहा है, सऊदी अरब और बाकी अरब दुनिया किस तरह देख रहे हैं, और ईरान और तुर्की किस तरह देख रही है, ये सारे अहम चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत सी डाइवर्जेंसेस इस वक्त मौजूद हैं। सबको एक पेज में लाना बहुत मुश्किल होगा। ये जो सारा मामला है, ये अपने डायनामिक्स खुद क्रिएट करेगा, और वो डायनामिक्स डिटरमिन करेंगे इवेंचुअली कि मामला किस तरफ जाता है। मैं जी फरमाइए। जी, इसमें बासित साहब ये फरमाइएगा, अब ज़रा अरब लीग की भी बात कर लें। मतलब खून तो मुसलमान का बह रहा है ना, खून तो उधर भी अरब खून ही बह रहा है ना। तो आप, मेरा मतलब है, अपने इख्तलाफात क्या आपके इस नौइयत से हैं कि वो अपने खून से भी ऊपर हैं, और आप में कोई तड़प और वो पैदा नहीं हो रही कि आप मिल बैठें, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ जो है उसको इख्तियार करें और कोशिश करें कि किसी तरीके से इतना दबाव जनरेट किया जा सके। ज़ाहिर है आपका असर रसूख है मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर, आप उनके कहने पर बहुत कुछ करते आए हैं, तो आप ज़रा इस तरफ भी थोड़ी तवज्जो दे लें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो बल्कि तवक्को ये रख रहा था, जब अरब लीग का इजलास हो रहा था तो मेरा ख्याल था, मतलब एक उम्मीद थी, या उम्मीद भी ना कह लें, एक ख्वाहिश थी, क्योंकि उम्मीद के लिए भी कुछ ग्राउंड बनाना पड़ता है। एक ख्वाहिश थी कि अरब लीग एक जॉइंट पोजीशन लेते, और वो क्या करते, सिर्फ दो स्टेप ले लेते। एक ये कि जो अपने सफरा हैं, जो इन्होंने अपने डिप्लोमेटिक मिशंस खोल रखे हैं तल अवीव में, उनको बंद करते और अपने सारे सफारतकारों को वापस बुला लेते, और जितने भी इनके तिजारती ताल्लुकात हैं उनको फ़िलहाल सस्पेंड कर देते। अगर आप देखते हैं इस वक्त अबू धाबी, दुबई और तल अवीव वगैरह में कितनी फ़्लाइट्स इनमें आ रही हैं, ये भी बंद कर देते तो इसराइल पे इतना प्रेशर बिल्ड होता कोई हद नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली से अरब, जैसा मैंने पहले कहा, बुनियादी ज़िम्मेदारी अरब दुनिया की है। जब अरब दुनिया इस किस्म के स्टेप्स नहीं ले सकती,
अपने नेशनल इंटरेस्ट को वो जो इनके उनके ख्याल में प्रोमोट हो रहे हैं वाइल कीपिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिटेन विद इजराइल, तो फिर यही होना है। तो हम तो अरब दुनिया से ये तवक्को रखते हैं, और ख़ास तौर पे सऊदी अरब जैसे मुल्क पे, कि कम अज़ कम उनके तो चलिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस फ़िलहाल नहीं हैं, लेकिन कंट्रीज़ लाइक यूएई, इजिप्ट, मोरक्को, इन ममालिक को तो चाहिए कि इस किस्म के स्टेप्स लेते ताकि इसराइल पे प्रेशर बिल्ड होता। लेकिन अभी भी देर नहीं है। अभी भी अगर ये स्टेप्स ले लें तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। लेकिन इसराइल को भी मालूम है कि इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा है, प्रेशर कहाँ से अरब दुनिया पे आ रहा है, तो इसलिए शायद वो उस हद तक जा नहीं सकते। और बड़ी बदकिस्मती है मुस्लिम दुनिया की कि हम दो इश्यूज़ हैं बुनियादी तौर पे मुस्लिम दुनिया के, एक कश्मीर और एक फ़लस्तीन। इसमें भी हमारे यहाँ डाइवर्जेंसेस हैं। हम और ये मैं ज़ाती तौर पे ये मतलब मेरी राय है कि मिडल ईस्ट में इसराइल और साउथ एशिया में भारत, दे आर द मेजर इम्पेडिमेंट्स टू अचीविंग पीस इन दीज टू रीजन्स। और जब तक ये दो तनाज़ात हल नहीं होते उस वक्त तक इन दोनों खित्तों में पायदार और देरपा अमन आ नहीं सकता। नहीं होगा। अच्छा, इसमें अब बासित साहब एक चीज़ और है, कल अगर अब जनरल असम्बली का इजलास ज़ाहिर है रूस उर्दन की कोशिश से बुलाया जा रहा है, इसकी क्या अहमियत होगी, ये क्या कर लेगा? सलामती कौंसिल कुछ नहीं कर पाई तो ये तो एक किस्म का डिबेटिंग सिलसिला ही होगा। नहीं, ये हो सकता है ग्लोबल साउथ जो है वो, चूंकि वो एक रेजोल्यूशन पास कर लेगा। जिस तरह यूक्रेन के मामले में जब सलामती कौंसिल में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकी तो मामला फिर यूएनजीए में ले आए थे, और यूएनजीए में एक रेजोल्यूशन पास हो गई थी जिसको 141 के करीब वोट मिले थे। ये भी मुमकिन है कि इसराइल के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास हो जाए, लेकिन उसका मारूजी जो हालात हैं, जो ज़मीनी हालात हैं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक मॉरल एक लिहाज से आपको एक मिल जाता है, यू स्टैंड ऑन मॉरल हाई ग्राउंड देन। लेकिन जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है उसका, जिस तरह हमने देखा कि इसराइली मंदूब ने और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने जिस तरह तकरीर सलामती कौंसिल में भी की कल, और जिस तरीके से उन्होंने यूएन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल को जिस तरीके से लताड़ा, वो भी हमारे सामने है। और यूएन सेक्रेटरी जनरल ने सिर्फ यही कहा था कि हमास का जो एक्शन है वो वैक्यूम में नहीं था, उसकी एक हिस्ट्री थी। अब अगर इसराइल हमास को दहशतगर्द के तौर पे पेश करना चाहता है तो सो बी इट। लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया में जो पब्लिक ओपिनियन है, ख़ास तौर पे ग्लोबल साउथ में, वो बड़ी एक लिहाज से बड़ी क्लैरिटी है उसमें, बल्कि मगरबी दुनिया में पब्लिक जो सेंटिमेंट है वो बड़ा क्लियर है कि मामला असल में है क्या। तो यूएनजीए की रेजोल्यूशन आने में कोई कबाहत नहीं है, एक अच्छा इकदाम है मेरे ख्याल में। जबकि सिक्योरिटी काउंसिल में चूंकि डेड लॉक है, वहाँ पे 4-5 ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस पास हो चुकी हैं, पेश की गई, लेकिन कोई भी पास नहीं हो सकी, अडॉप्ट नहीं हो सकी। तो अगर यूएनजीए में, लेकिन ये कोशिश ज़रूर होनी चाहिए कि कम अज़ कम मेजॉरिटी जो है 150 से बियॉन्ड, अगर ये रेजोल्यूशन पास होती है तो फिर इसका एक इम्पैक्ट ज़रूर होगा। लेकिन आई ज़रूर एम होता है। श्योर। अच्छा बासित साहब, जी हाँ। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के जो रद्द-ए-अमल है उसको आप कैसे देखते हैं? आर्मी चीफ ने भी कल फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात की और फिर उन्होंने जो स्टेटमेंट सामने आया उसके अंदर उन्होंने दो रियासती हल का तो ज़िक्र नहीं किया, उन्होंने 1967 की सूरत हाल पर जाने की बात की। इसकी क्या अहमियत है? देखिए, इसमें मैं जो पहला रिएक्शन आया था 8 या 9 अक्टूबर को, वो तो बहुत वीक था। उसमें दो स्टेट सॉल्यूशन की बात भी नहीं की गई उसमें, लेकिन उसमें इसराइल को ये नहीं कहा गया कि फॉरेन ऑक्यूपेशन इज़ द रूट कॉज। उसकी मैं समझता हूँ कि उस वक्त तो वजह ये थी कि हम ज़रा अरब दुनिया की, ख़ास तौर पे सऊदी अरब का रिएक्शन दे रहे थे। मिसाल मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि सऊदी अरब और अरब कंट्रीज़ थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हैं हमास और दूसरी तहरीकों के साथ। तो इस वजह से हमने, चूँकि ये हमला हमास की जानिब से हुआ था, तो हम भी ज़रा इस मामले में मोहतात थे, क्योंकि हमास, जैसे कि आप जानते हैं कि मगरबी दुनिया ने तो उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट किया हुआ है। गो कि अरब दुनिया ने नहीं किया हुआ, लेकिन मगरबी दुनिया ने कर रखा है। तो इसलिए थोड़ा सा हम भी मोहतात थे। हम सऊदी अरब की जानिब देख रहे थे कि वहाँ से क्या रिएक्शन आता है, किस तरह मामलात आगे चलते हैं, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स हमें ये भी मालूम है कि जब अगर सऊदी अरब और इसराइल का प्रोसेस आगे चलता है तो एक लिहाज से पाकिस्तान में भी थोड़ा प्रेशर बिल्ड होगा, या हम भी तैयार बैठे होंगे फ़लस्तीन को रिकग्नाइज़ करने के लिए
तो इसलिए हम थोड़े से मोहतात थे। लेकिन जब पब्लिक सेंटिमेंट आया, ख़ास तौर पे कराची में एक बहुत बड़ी रैली हुई, फिर जमात इस्लामी ने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी यहाँ इस्लामाबाद में करवाई। अब मेरे ख्याल में 29 को वो दोबारा एक डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। तो एक पब्लिक सेंटिमेंट है पाकिस्तान में अगेंस्ट इसराइल और इन फेवर ऑफ, और ये भी याद रखिए कि अगर खुदा ना खास्ता इसराइल को वहाँ पे फ़लस्तीन में कुछ होता है, कामयाबी मिलती है और वन स्टेट सॉल्यूशन ही रह जाता है, जो क्या बातें हो रही हैं, तो फिर लामहला उसका असर कश्मीर पे भी होगा। हमें ये बात याद रखनी चाहिए। तो हमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो हमारे सूदी मौक़िफ़ है उस पे कायम रहना चाहिए कि दोनों ही जो इसराइल का मामला है ये सिर्फ हमास तक महदूद नहीं है, ये फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद। उसके बाद फिर हमारे फर्स्ट ऑफिशियल रिएक्शन के बाद हमने थोड़ा बहुत उसको ठीक किया। जहाँ तक टू स्टेट सॉल्यूशन 1967 की बात है, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बल्कि अगर 1967 की हम बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 1967 का मतलब ये है कि जो ईस्ट जेरूसलम होगा वो अगली स्टेट का, फ़लस्तीन की स्टेट का जो है दारुल हुकूमत होगा। उसमें गोलान हाइट्स भी शामिल हैं, उसमें वेस्ट बैंक भी शामिल है। तो वो ज़्यादा बेहतर है रादर देन कहना कि टू स्टेट सॉल्यूशन। दोनों इंटरलिंक्ड है एक हवाले से, क्योंकि टू स्टेट सॉल्यूशन में गोलान हाइट्स की बात नहीं होती। इसलिए 1967 की का बात करना सॉल्यूशन जो कि है वो बेहतर या है। बेहतर बहुत है जी। शुक्रिया अब्दुल बासित साहब। नाज़रीन, आपने अब्दुल बासित साहब की गुफ्तगू सुनी। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि गज़ा के जो लोग हैं वो जिस कर्ब, अज़ियत, परेशानी से गुज़र रहे हैं, वहाँ पे इमदादी सूरत हाल जो है वो क्या है और क्या इमदाद पहुँच सकती है, किस तरीके से पहुँच सकती है। ये एक बड़ा ज़रूरी मरहला है। मिलते हैं इस नाज़रीन, हम फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। गज़ा इस वक्त मलबे का ढेर बन चुका है, हस्पतालों में ईंधन नहीं है और आज अक़वाम मुत्तहिदा ने, जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बात की, ये वार्निंग दी है कि अगर ईंधन ना पहुंचा तो फिर अस्पताल बंद हो जाएंगे और वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो मौत के मुंह में चले जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है इसराइल की सेहत पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। उसकी शफ़ाकियत में, उसकी डटाई में, उसकी शर्मनाकी में किसी किस्म की कोई कमी जो है वो नहीं आ रही है। और इस वक्त मासूम फ़लस्तीनी जो हैं वो एक ऐसी सूरत हाल के अंदर हैं कि जिस पर इंसानियत जो है वो शर्मा रही है। यूनिसेफ को ये कहना पड़ा है, मैंने पहले भी ये बात कही, कि ये जो बच्चों की अमवात हो रही हैं ये आलमी ज़मीर पर स्याद धब्बा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी चिल्ला उठे हैं। इस वक्त दुनिया में ज़ाहिर है कोशिश ये की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इमदाद जो है वो गज़ा के भाइयों तक पहुंचाई जा सके, लेकिन वहाँ पर भी इसराइल जो है वो ज़ाहिर है राह में हायल हो रहा है और उस तरीके से ये इमदाद गज़ा में दाखिल नहीं हो पा रही है। ऑपरेशन हो रहे हैं लेकिन बग़ैर सुन किए, इलाज हो रहे हैं मगर टॉर्च की रोशनी में। अब देखना ये है कि कितनी देर तक ये सिलसिला जो है वो चल सकता है और इमदाद पहुंचाने की राह में क्या रुकावटें हायल हैं, फिर जो इदारे कर रहे हैं वो किस हद तक इस हवाले से कामयाब हुए हैं। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल शकूर साहब, नायब सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन के, और वो एक किरदार भी इस हवाले से अदा कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शकूर साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि इस वक्त ज़ाहिर है गज़ा की सूरत हाल को देख कर हर मुसलमान का ही नहीं, जिस तरीके से आलमी सतह के ऊपर भी मुज़ाहरे हो रहे हैं, ज़ाहिर है उनके अरबाब इख्तियार पर तो असर नहीं हो रहा, लेकिन एक अवामी जो सूरत हाल है वो सामने आ रही है, एक दबाव पैदा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सूरत हाल है इसमें कितना मुश्किल साबित हो रहा है इमदाद को वहाँ तक पहुँचाने में, और फिर जो एक ही जगह है, रफ़ा का जो मामला है, मिस्र से कोई सहूलत मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या रुकावटें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जो सूरत हाल है उसका तज़किरा आपने किया।
ये मनाज़र ऐसे हैं जिनको आँखों से देखना भी बहुत मुश्किल है कि आदमी टीवी स्क्रीन के सामने अपनी आँखें 2-4 मिनट के लिए भी खोल सके। बच्चों की अमवात ख़ास तौर पर ऐसी हैं कि दिल दहला देने वाली हैं, और यही वो कैफ़ियत है जिसका अब यूरोप में इदराक हो रहा है। यानी हुकूमतों ने पाबंदी लगाई है कि आप मुज़ाहरा नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ के लोग जो ज़मीर रखते हैं वो बाहर निकल रहे हैं। आज मैंने बाराक ओबामा का भी बयान देखा, शायद आपकी नज़र से गुज़रा कि नहीं। उसने भी इस पे एहतजाज किया है कि बच्चों की अमवात को रोकना चाहिए, और इसी तरह बाकी बहुत सारे मुकामात पे ये काम हो रहा है। अच्छा, वो जो सवाल है आपका वो ये है कि बर्बरियत के इस आलम में बेशुमार ट्रक सामान लेकर रफ़ा के बॉर्डर पे मौजूद हैं, लेकिन वो एक दिन में ज़्यादा 20 ट्रक भेज रहे हैं, जबकि यूएन के सेक्रेटरी जनरल का कहना ये है कि कम से कम 500 ट्रक डेली अगर उससे गुजरें तो हम अमवात को बचा सकते हैं। यानी वो उनको सहूलतें नहीं, अमवात को बचाने की सूरत है। तो ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है, और इस पे डिप्लोमेसी भी काम कर रही है, इसमें पब्लिक का एहतजाज भी काम कर रहा है। मुझे 2 चीज़ों का यकीन है। एक तो ये कि ये कैफियत लंबे अरसे तक नहीं रह सकती। कोई तकरीबन 1500 से ज़्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं, और ये सिलसिला कितना आगे जाएगा, बिलाखिर ज़मीर ने जागना है, आलमी ज़मीर ने, और वहाँ से रफ़ा का बॉर्डर खुलेगा। तो रफ़ा का बॉर्डर खुलेगा तो उसके बाद ज़ाहिर है मदद वहाँ पहुँचेगी। हम इसको 3 हिस्सों में बाँट रहे हैं। एक ये कि अल खिदमत फाउंडेशन के जो पार्टनर आज नहीं कई सालों से गजा की पट्टी के अंदर हैं, रिस्क लेकर वहाँ मौजूद हैं, वो अपने तौर पर जो मदद पहुँचा सकते हैं, वो दवाई की सूरत में है, वो ग़िज़ा की सूरत में है, वो लोगों को उठा के बेघरों को किसी जगह पे बसाने की सूरत में है, वो कर रहे हैं, और वो हमारे पार्टनर हैं। अल खिदमत की जैकेट्स के साथ वहाँ काम कर रहे हैं। हम उनको ये ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं जा सकती, मदद पहुँचाने की जो मॉनेटरी सूरतें हो सकती हैं उसकी शक्ल निकालते हैं, और ये गुजारिश करते हैं उनसे कि जो कुछ मुयस्सर है वहाँ अंदर रहते हुए उसके ज़रिए से वो मदद करें। तो एक हिस्सा तो उसका ये है। उसका जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर इस वक्त काम कर रहे हैं। अपना क्या नाम है, अपना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो हमारा सेटअप है, एनडीएमए का, मैं कल उसके चेयरमैन से मिल के आया हूँ। हमने बड़ी पैमाने पे उनको दवाइयाँ पहुँचाई हैं, और वो जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, और हम तवक्को करते हैं कि कल या परसों तक वो एयरलिफ्ट करके मिस्र पहुँचेंगी, और फिर इंतज़ार करेंगे इस बात का कि जब भी बॉर्डर में कुछ आसानियां पैदा हों तो वो अंदर जाने की सूरत करें। तीसरी सूरत जो हम कर रहे हैं वो भी मैं चाहता हूं कि लोगों को मालूम हो कि इस वक्त जो अलमिया जन्म ले चुका है, वो खराक के साथ साथ ज़ख्मी लोग जो 35,000 से ज़्यादा हैं उनके ऑपरेशंस का है। तो हम लाइन अप कर रहे हैं उन डॉक्टर्स को जो यूके में हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स यूएसए में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, बाकी मुकामात पे हैं, उनको इसके लिए कि जो ही मौका मिले वो अपने इक्विपमेंट समेत जो कुछ मुमकिन है वो बॉर्डर से अंदर जाएं, और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ जिस हद तक मुमकिन है 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीना वहाँ आर्जी अस्पताल बनाकर उसमें मदद की सूरत। अच्छा शकूर साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है इमदाद इस वक्त भेजनी है, मिस्र के ज़रिए जानी है, तो कुछ वीज़ा के हवाले से भी मुश्किलात का ज़िक्र था। किस हद तक मिस्र की हुकूमत जो है वो ताउन कर रही है, और आपको क्या लगता है कि कितना मराहिल जो हैं वो ज़रा सख्त हैं मिस्र तक इमदाद पहुँचाने में भी? मैंने जब ये तज़किरा किया बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर, तो उसका सबब भी ये है कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि वो पाकिस्तानी लोगों के लिए, चाहे वो साफ़ी हों चाहे वो डॉक्टर्स हों, उनको वीज़े की सहूलतें आसानी से दें। अलबत्ता
बरतानिया वालों को, अमेरिका वालों को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, वो टिकट लेके रफा के बॉर्डर पर पहुंच सकते हैं और जो ही मौका बने तो वो अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने का मौका तो रेड क्रेसेंट देगा या यूएन देगा या और इदारे जो इंटरनेशनल मिलकर काम करेंगे, लेकिन वीज़े की सहूलतें उनको मुयस्सर होंगी और हम कंटिजेंसी प्रोग्राम के तहत ऐसे लोगों को वहाँ से लाने के लिए लिस्टें भी बना रहे हैं, उनकी रजामंदी भी ले चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपने साथ लेकर चलें। अब आप ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी एक रद्द-ए-अमल तो मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर है फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इसी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है कि जो कुछ अखलाकी तौर पर, सफारती तौर पर और इंसानी बुनियादों के ऊपर अमली तौर पर मुमकिन हो, उसको जो है वो किया जा सके। लेकिन ज़ाहिर है इस सब कुछ करने के लिए अभी रास्ता जो है वो इतना हमवार नहीं है। तो जो पाकिस्तान से इमदाद है, जैसे NDMA ने भी भिजवाई है, आप लोगों ने भी उसमें एक रोल अदा किया है, वो अब मिस्र में जाके क्या वो स्टक होगी है या आगे कुछ उसका सिलसिला बनेगा, क्या कैसे आप देखते? तो ये सूरत हाल यूँ है कि NDMA ने जो मदद भेजी है या भेजना चाह रहे हैं, वो भी और इवन तुर्की और बाकी मुल्कों की वो भी अभी तक बॉर्डर पे इंतज़ार कर रही है। मैंने जैसे आपसे कहा कि 5-7 हज़ार के लगभग ट्रक्स हैं जो इस इंतज़ार में हैं कि वो अंदर जाएं और ये इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आलमी सूरत हाल में ये आसानी पैदा हो और जो ही ये आसानी पैदा होगी तो ज़ाहिर है ये मदद अंदर जाएगी। आज नहीं जाएगी तो 10 दिन बाद जाएगी, 5 दिन बाद जाएगी, महीने बाद जाएगी, लेकिन ये नागुज़ीर है कि इंसानी जानों को बचाने के लिए मदद अंदर जाने की सूरत बने। उसमें हमारे लोग भी और हमारी मदद भी इंशाअल्लाह मौजूद है, वो पहुंचेगी। इसमें बासित साहब सवाल फिर ये है कि इमदाद की नौइयत भी फिर इस तरह की हो कि जो 1 महीने तक सस्टेन कर पाए, मतलब जैसे मेडिसिन्स हैं, क्या आप इस हवाले से कहेंगे? ये जो दवाइयाँ हम भेज रहे हैं ये 9 महीने की गारंटी के साथ हैं कि वो ठीक रहेंगी, उसकी एक्सपायरी जो है। इसी तरह जो फूड भेज रहे हैं वो कैन्ड फूड है और वो भी कई महीनों तक अपने डिब्बों में महफूज। ख़वातीन के लिए जो चीज़ें भेज रहे हैं और बच्चों के लिए जो भेज रहे हैं उनकी नौइयत भी ऐसे है। हमें इसका इदराक है कि जो चीज़ें जाने वाली हैं वो पेरिशेबल ना हो कि हफ्ते 10 दिन में वो ख़राब हो जाएं, उसको हम पेश नज़र रख के ये काम करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि रास्ते खुलें और उसके बाद हम इंतज़ार करें चीज़ों को भेजने की। मैं आपको ये खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग इतने जज्बाती हैं और इतने मददगार हैं कि आज हमने 1 अरब रुपए की मदद को क्रॉस कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों ने उसको दिल खोल कर अतिया दिए हैं और ये सिलसिला तेजी से जारी है। परसों तरसों तक ये को 65 करोड़ था। ये एक जज्बा है शकूर साहब, और जाहिर है कि जो तस्वीर आ रही हैं उससे हर शख्स मुतासिर हो रहा है और दिल गुफ्ता भी हो रहा है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल शकूर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।